नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा जिसको लेकर स्कूलों में ज़्यादा महत्व आज के डेट में नहीं दिया जा रहा है। हिंदी दिवस हो या फिर हिंदी के ऊपर कोई निबंध लिखना हो, तब बच्चों को कहा जाता है कि आज आपको हिंदी में इस चीज़ों की तैयारी करनी है। लेकिन क्या सिर्फ हिंदी इतना ही रह गया है? हिंदी की जड़ें आज के डेट में लोग भूल रहे हैं। इस पर भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक के बारे में किस तरीके से जानकारी दे रहा है ताकि वो अपनी जड़ों को पहचाने और उनका भविष्य निर्माण अच्छे से हो सके? इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के प्रसिद्ध कवि, आलोचक एवं भाषाविद और भारतीय शिक्षा बोर्ड के हिंदी एडवाइजर डॉक्टर ओम निश्चल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। जी, धन्यवाद। सर, आज की ये सच्चाई है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। बहुत से विद्यालयों में इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू हिंदी ज़्यादा अच्छे से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड हिंदी में कुछ नई क्रांति लेकर आ रहा है? कैसी है उनकी पाठ्य पुस्तकों की संरचना? देखिए, हमारा भारत बहुभाषी देश है और इतने सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा, मुगलों के अधीन रहा, तो इसकी संस्कृतियों में भी काफ़ी विकृति लाने की चेष्टा की गई। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती भारतीय होने की, और तमाम संक्रमणों के बावजूद भारत की अस्मिता, भारत की यत्ता, भारत की प्रतिष्ठा बची हुई है। तो इस कारण से कि भारत की अपनी ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है, वो एक मजबूत पीठिका पर है। हमारे ग्रंथ महाभारत, रामायण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग सबकी एक ऐसी मजबूत कड़ी है, वो हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ियों में संक्रमित होती है। हमारी अस्थिमज्जा में उसका स्थान है, हमारी सोच में, हमारी विचारणा में, हमारे किस्सों में, हमारे कहानियों में, हमारे रहन सहन में, हमारे समाज में उसकी व्याप्ति है। तो पहली बात तो ये कि अंग्रेजी का उत्थान तो शायद रोजगार की दृष्टि से अंग्रेजी को तरजीह दी गई, लेकिन मूल वही है कि व्यक्ति की चेतना में अंग्रेजी का शंख इतना फूंक दिया गया है कि लगता है कि अंग्रेजी में ही हमारी मुक्ति है। अगर अंग्रेजी हम नहीं जानते, बहुत सारे अंग्रेजी जानने वाले लोग भी, उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है। हिंदी जानने वाले बहुत सारे लोग अच्छे IAS हैं, प्रशासक हैं, कलाकार हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक कवि भी, हिंदी का कवि जो है, वो 20 लाख रुपए लेता कवि सम्मेलन करने बिल्कुल के लिए। लेता है। तो ऐसा हमारे समाज में है, आप जानते हैं। बिल्कुल लेता है। तो हिंदी भाषा के प्रति या किसी भी भाषा के प्रति हम ये सोचें कि तेलुगु खराब है। अरे भाई, तेलुगु पूरा एक प्रांत है जिसकी तेलुगु भाषा है, उसके अनेक राजनीतिज्ञ हैं, अनेक बड़े लेखक हैं। कोई भी भारतीय भाषा अपने लेखकों से समृद्ध होती है, अपने प्रांत की प्रांतीयता से समृद्ध होती है, वहाँ के लोगों की उन्नति से उन्नत होती है। तो ये जानना कि भारत बहुभाषिक देश है, यहाँ के सारे प्रदेशों की अपनी भाषाएं हैं, वे समृद्ध भाषाएं हैं, उनके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, उनमें पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। तो वे बच्चे भी जो वे भाषाएं जानते हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है भारतीय संविधान के, फिर भी वो राजभाषा है। ये विडंबना है लेकिन सच्चाई है। हिंदी हमारी भाषा है, वो 11 प्रांतों की भाषा है, लेकिन अब वो पूरे भारत की राजभाषा है। राजभाषा यानी ऑफिशियल कामकाज की भाषा है वो। तो जाहिर है कि हिंदी की उपयोगिता पूरे भारत में उन सब बच्चों को है जो आगे नौकरी करना चाहते हैं, आगे प्रशासक बनना चाहते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो अव्यक्ति के लिए, बोलचाल के लिए कोई भाषा चाहिए, और सक्षम भाषा चाहिए। एक पनवाड़ी को भी भाषा चाहिए, एक लोहा पीटने वालों की भी भाषा चाहिए। वो जो भाषा बोलता है, उसके व्यवसाय की भाषा, उसके कार्य क्षेत्र की भाषा बने। तो हिंदी के पास ये क्षमता है, हिंदी के पास ये अवसर हैं, और अंग्रेजी के पास अवसर हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा काम करने वाला अंग्रेजी नहीं बोलता, वो अपनी स्थानीय भाषा में बोलता है। तो अंग्रेजी पूरे विश्व में ही जब 2, 3, 4, 5 देशों की भाषा है, तो अंग्रेजी संपर्क भाषा तो है, लेकिन अंग्रेजी को इतना महत्व हमें नहीं देना चाहिए। आगे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि क्षेत्रीयता का विकास इतना हो रहा है, हमारी अस्मिताओं का विकास इतना हो रहा है कि वे अपना हक मांग रही हैं और अपने ज्ञान क्षेत्र को विकसित कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में
अगर हिंदी आगे आ रही है, हिंदी का वातावरण भले कभी क्षीण दिखाई देता हो कि अंग्रेजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं, उनकी फसलें उगाई जा रही हैं, लेकिन क्या उन विद्यालयों से निकलने वाले सभी शेक्सपियर बनेंगे, वर्ड्सवर्थ बनेंगे, या सभी आईएएस बनेंगे, या सभी पीसीएस बनेंगे? वे होंगे, वे अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर खोजेंगे, उसमें सक्षम होंगे। और जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अपनी अपनी भाषाओं में सक्षम होगा, भाषा उसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जीविका के क्षेत्र में अवरोधक नहीं बनेगी, बल्कि सहायक बनेगी। अगर आपको गणित आता है तो हिंदी थोड़ी सी भी आती तो काम चल जाएगा। गणित अगर नहीं आती है तो भाषा कितनी भी आती हो, अंग्रेजी आप कितना भी बोल लें, लेकिन गणित के अच्छे अध्यापक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कि जिस विषय के आप ज्ञाता हैं वो विषय आपके लिए सहज होना चाहिए, उसमें आपकी मास्टरी मतलब एक सक्षमता होनी चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर है। तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों हमारी राजभाषाएं हैं, इसलिए हम इस मंच पर न तो हिंदी के प्रति न अंग्रेजी के प्रति किसी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हिंदी है, हिंदी रहेगी, और हिंदी से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, आगे भी जाना जाएगा। जब हमारी माताएं बहनें अंग्रेजी बोलने भी लगेंगी तब भी हिंदी का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि जब इतने सालों की गुलामी के बाद, उपनिवेश होने के बावजूद हमारी अपनी संस्कृति बची है, होली बची है, फागुन बचा है, दिवाली बची है, त्योहार बचा है, छठ बचा है, सारी चीज़ें वही हैं। थोड़े से परिवर्तन आते हैं, जुम्बिश होती है, लेकिन संस्कृति में पूरी तरह उलटफेर नहीं होता है। संस्कृत की जड़ें बहुत मजबूत हैं, महाभारत काल से, वेद काल से। तो ये संस्कृति, हिंदी की संस्कृति और हिंदी भाषा की संस्कृति बची रहेगी, भारतीय भाषाओं की संस्कृति बची रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। सुना है भारतीय शिक्षा बोर्ड के जितने हिंदी के टेक्स्ट बुक हैं उसमें जो भी कहानी है या बच्चों को जो समझाया जा रहा है वो बहुत अच्छे रोचक कहानियों के माध्यम से समझाया जा रहा है ताकि उनको समझ में आए। ऐसी ज़रूरत क्यों लगी आपको कि इस तरीके से बच्चों को प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, अगर आपको एक बच्चे का विकास करना है तो उसको देश के विभिन्न इलाकों की संस्कृति को भी जानना है, देश के भूगोल को भी जानना है, देश के रहन सहन को भी जानना है, देश की कलाओं को भी जानना है, संगीत को भी जानना है, वाद्य यंत्रों को भी जानना है, खेल कूद के क्षेत्र में जो जानकारी उससे भी अवगत होना है। मनुष्य के विकास में जो जो जरूरी है उन सब चीज़ों की जानकारियां हम किस्से कहानियों के माध्यम से, पाठ्यचर्या के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से या निबंध के माध्यम से, विभिन्न विधाओं में रचे गए साहित्य के माध्यम से दे सकते हैं। अगर माना कि भाईचारे के बारे में कोई कहानी प्रेमचंद लिखते हैं तो हमारा मूल मकसद है भाईचारा, लेकिन कहानी का जो टेक्स्ट है वो प्रेमचंद का है। जैसे कि हार की जीत कहानी है, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, हमारे पिताओं ने भी पढ़ा होगा, उस पीढ़ी ने भी पढ़ा होगा, लेकिन हार की जीत आज भी है कि कोई अगर धोखे से उसका घोड़ा चुरा ले गया तो कह रहे भैया ये कर लेना, लेकिन दुनिया को पता चल गया तो वो आदमी किसी पीड़ित आदमी की पुकार पर विश्वास नहीं करेगा। और वो कहानी आज भी चल रही है। तो इसी संसार में सारे छल फरेब, सारी युक्तियां हैं, लेकिन इसी में ऐसे लोग भी हैं जिनसे दुनिया चल रही है। तो जिनसे दुनिया चलनी है और जो बच्चे आगे आने वाले हैं पढ़कर, इस उम्र में जो बच्चों की उम्र है 4 से 14 या 16 वर्ष की, उसमें उनका फॉर्मेशन होता है, उनका निर्माण होता है। तो जिन कहानियों को पढ़ते हैं, जिन कविताओं को पढ़ते हैं, जिन प्रार्थनाओं को गाते हैं, जिन कलाओं के बारे में जानते हैं, जिन कौशल के बारे में जानते हैं, भाषा के विभिन्न रूपों को जानते हैं, वह उनके दिमाग में जम जाता है और बाद में उस चीज़ को बार बार उसका पुनर्नवन होता है, उसको रिफ्रेश करते हैं, उसको और शार्प करते हैं। तो जैसे जैसे उन बच्चों को अवसर मिलेंगे विद्यालयीन परिसर में, उनके पाठ्येतर क्रियाकलापों में, वाद विवाद संवाद प्रतियोगिता में, कविता पाठ में, अभिव्यक्ति के जितने क्षेत्रों में बच्चों को आप उतारेंगी फ्लोर पर, उतने ही वे सक्षम होंगे। क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र भी विष है। अगर आप रोज उसका उपयोग करेंगे, अगर आप ठान लें कि अंग्रेजी का 5 शब्द हम रोज सीखेंगे, तो आप साल में कितने शब्द सीखेंगे? हिंदी के अगर 10 शब्द हम सीखेंगे तो हम साल में कितने शब्द सीखेंगे? भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रमों में विभिन्न साहित्य की विधाओं
की अच्छी रचनाओं का समावेश करते हुए ये ध्यान रखता है कि उसके पीछे कोई मूल्य हो, उस कहानी को पढ़कर, लेख को पढ़ के क्या मूल्य बोध जगता है, उसके पीछे भाषाई कौशल हो, उसके पीछे सृजनात्मक कौशल की क्षमता का विकास हो, उसके पीछे व्यावसायिक क्षमता का संवर्धन हो, उसके पीछे अव्यक्त के नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी हो, इस सब का। और जिस पाठ्यक्रम के कारण हम समझते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पहली बार अखिल भारतीय स्वरूप लेता है, वो इसी कारण से कि इसने विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों की कहानियाँ, एकांकी, आत्मकथाएं, डायरी इत्यादि सारी विधाओं को अनुवाद के ज़रिए से हिंदी में लिया है, जिससे कि वे लेखक भी ये जान सकें कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, यानी जितनी भी 22 भारतीय भाषाएं संविधान में हैं, उनके लेखकों का भी इसके पाठ्यक्रम में समावेश है। तो वे जो लिखते हैं अपने इन्वायरमेंट की कहानी लिखते हैं, अपने देश की, अपने प्रांत की, अपनी स्थानीयता में रहते हुए लिखते हैं, तो जाहिर है कि अपनी स्थानीयता की धुरी पर रहकर जो लिख रहे हैं वो भारत का एक अंश है, भारत की चेतना का एक अंश है। वही चेतना समाहित होकर हमारे लेखकों में आती है, जिससे कि वे अपनी रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इस अर्थ में अखिल भारतीय पाठ्यक्रम का स्वरूप भारतीय शिक्षा बोर्ड का है, इसमें कोई संदेह नहीं मुझे। जो व्याकरण सब्जेक्ट है ना, उसमें हमने जो बुक्स देखा और जो लोगों ने भी देखा, एक क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत छोटी सी उम्र में ही आप बच्चों को वो सब सिखा रहे हैं जो अन्य बोर्ड्स जो सिखाती है वो काफ़ी बड़े उम्र में जाकर सिखाती है, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में ही हम उन लोगों को व्याकरण की वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा कि ये करना चाहिए कि बच्चों में बचपन से ही इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज डाली जाए? देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो मोबाइल आप चलाना नहीं जानती, आपका छोटा भाई जानता है, आपका बच्चा जानता है, मम्मी हम ऐसे कर दें, दीदी हम ऐसे कर दें, और आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो आज का बच्चा उस युग का बच्चा नहीं जब हमारे यहाँ दूरदर्शन का अवतरण ही नहीं हुआ था। तब सवाल उठते दूरदर्शन की जरूरत क्या है? अरे आज तो अब बहुत आवश्यक है। तब सवाल उठता था कंप्यूटराइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं, आज कंप्यूटर हर एक को चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए। खैर, तो व्याकरण के साथ भी जब हम कक्षा 1 से या नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, शब्द संरचना पढ़ते हैं, तो जाहिर है जब हम उसको एक में उतारते हैं और बच्चा जब पूरा वाक्य घर में बोल ले रहा है कि मम्मी पानी दीजिए या पापा मुझे बाजार चलना है, कुछ कहना शुरू कर देता है। 1 साल का बच्चा बाबा पापा कहने लगता है, जो वो पवर्ग पहले कहता है, फिर उच्चारण घर में बोलचाल में शामिल हो जाता है। बच्चे के पास थोड़ी सी भाषा होती है। अब जरा सोचिए, बच्चे के पास केवल 2, 4, 10, 20 शब्द होते हैं। वो आपसे प्यार भी कर लेता है, दुलार भी कर लेता है, वो पानी भी मांग लेता है, वो कुछ भी काम जो चाहता है करना उसे आप करवा देती हैं, समझ जाती बच्चा क्या करना चाहता है। कम भाषा में वो अभिव्यक्ति का सामर्थ्य उसके भीतर है। बच्चा जब कक्षा 1 में आता है, वहीं से वो वर्णमाला सीखता है, फिर शब्द सीखता है, फिर शब्द के प्रयोग सीखता है। तो साथ साथ अगर सीखता चले कि ये जो शब्द है ये संज्ञा है, ये शब्द है संज्ञा, बार बार कहलाती है पानी है, पानी है, पानी। जब 20 बार पानी कहलवाती हैं और 8 बार अभ्यास करवाती हैं, एक पूरे पेज पर पानी 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 लिखो, तो पानी पानी करते हुए पानी को समझ जाता है ये पानी है। पहले पदार्थ देखता है, फिर आप कहते पानी है। ये देखता टाई, कहते आप टाई है। ये साड़ी है। वो पहले रंगों से पहचानता है, चित्रों से पहचानता है, फिर बोलना जानता है, फिर व्यवहार में देखता है। आग है, उसको आंच और गर्मी से पहचानता है। एक बार छू भी ले तो अगली बार बचना चाहता है, क्योंकि वो मानवीय प्रवृत्तियों का पोषक है। तो मुझे लगता है कि व्याकरण में अगर हम धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में उसके अनुकूल व्याकरण, देखिए वही पाठ्यक्रम है जो हम 1 से लेकर 12 दर्जे तक पढ़ते हैं, लेकिन उसकी पायदान अलग अलग होती है। निम्नतम, निम्नतर, उच्चतम, इस तरह से। अब आप देखें कि अगर एक बच्चा है, सामान्य तौर पे हम उससे व्याकरणिक संरचना में पूछ सकते हैं कि ये पानी है तो ये बताओ ये क्या संज्ञा है, जाना है क्या क्रिया है। तो वो अगर कक्षा 1, 2 या 3 में है और
शब्द बनाना जान गया है तो धीरे धीरे व्याकरण हम उसे सिखा सकते हैं। यहाँ की पाठ्यक्रमों में आपने देखा होगा कि जब थोड़ा बच्चे विकसित होते हैं, 5 के स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो थोड़ी बहुत व्याकरण की संरचना की उनकी जानकारी हो जाती है। लेकिन एक पूरी किताब यहाँ पर बनाई गई है जो कहानी के माध्यम से, कहानी धारावाहिक चल रही है, उसी कहानी में जो शब्द है, जिसके कहानी में बच्चा डूब जाए, कहानी उसको याद हो जाए, वो अपठित न रहे, और फिर कहानी में ढूंढ कर कि राजा आया है तो क्या है, अगर नदी आई है तो क्या है, गंगा आया है तो क्या है, या और आया है तो क्या चीज़ है, योजक चिन्ह आए हैं, पंक्चुएशन क्या है। तो ये धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जा रहा है। आप देखिए पीसी रेन का जो अंग्रेजी का ग्रामर है, जिसे बच्चे 6 से पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कोई ग्रामर नहीं, बच्चे अगर उतना भी कोई जान ले तो फिर वो एमए तक वो पर्याप्त है। और अंग्रेजी पाठ्यक्रमों के साथ व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादा, वहाँ बल होता पाठ्यक्रमों पर। वो पढ़ते पढ़ते व्याकरण सीख जाते हैं। हिंदी भी पढ़ते पढ़ते व्याकरण सीख जाएंगे। ये बात अलग है कि हम व्याकरण की अलग पाठ्यपुस्तक रखते हैं, लेकिन व्याकरण की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं अगर हम मूल पाठ्यक्रम में ही दी गई रचनाओं के माध्यम से और अभ्यास कार्य के माध्यम से व्याकरण के तत्वों को सिखा दें। हर कक्षा में व्याकरण की पुस्तक आवश्यक नहीं है। व्याकरण की एक पुस्तक होनी चाहिए जो 1 से 12वीं दर्जे तक लोग पढ़ें, लेकिन उन बच्चों के लिए जो छोटे हैं उनको व्याकरण के सामान्य तत्व धीरे धीरे उनको समझाएं कि ये संज्ञा है, तो वो सीख जाएंगे। बच्चे, आजकल के बच्चे नए युग के बच्चे हैं, टीवी और मोबाइल युग के बच्चे हैं। वे हमसे बहुत ज़्यादा जानकार हैं, वे हमारी भंगिमाओं को पूरी तरह समझ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम आज से 40 साल पहले के बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि व्याकरण या कविता कहानी के माध्यम से उनको भाषा के अन्य कौशलों में सिद्धहस्त करना ये कोई अनपेक्षित बात नहीं है। अगर मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूँ, जो ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्हें अपने बच्चों को क्यों पढ़ानी चाहिए और क्यों उनके भविष्य निर्माण के लिए ये पुस्तक ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सही कह रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अवध क्षेत्र का। मैंने भी पाठ्यक्रम में पुस्तकें पढ़ी हैं और मेरे ऊपर उस समय के बच्चों के कवियों का बड़ा प्रभाव है। उनमें एक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, बच्चों के श्रेष्ठतम कवि हैं। आज भी उनकी कविताएं मुझे याद हैं। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो उनका पुत्र मेरे साथ सहपाठी था। मुझे अच्छा लगा, अरे सूरज निकला चिड़िया बोली, तितली रानी यदि होता किन्नर नरेश में। ये जो कविताएं लिखी हैं उनके लड़के हैं ये। हम उनसे मिले, हमने 18 साल में उन पर एक पुस्तक लिख दी, विवेचनात्मक पुस्तक, लगभग 200-250 पेज की। वो बाद में छपी। तो आप सोचिए कि मेरे अंदर अपने पाठ्यक्रम का इतना रोमांच था, हर कविता जो याद थी और लगता था कि हम कैसे लिखें। तो यहाँ तक कि सीढ़ी पे पहुँचने का जो रास्ता है वो यही है कि वो जो पाठ्यक्रम जब इतना रोमांचकारी होता था, आज से 50 साल पहले का पाठ्यक्रम, जिसमें हरिऔध, प्रेमचंद सब पढ़ते थे, हार की जीत हमने भी पढ़ी है। लेकिन अब की आवश्यकताओं के अनुसार नई शिक्षा नीति क्यों लानी आवश्यक हुई, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में आई और 2023 में जो NCF है कि हम किस तरह से बच्चों को अब नए भारत के लिए अग्रसर करें। तो अभी भी जो पाठ्यक्रम है उसमें कविता, कहानी, प्रार्थना सब चीज़ें हैं, और लेकिन उनमें अभ्यास कार्य की विविधता आई है। अगर कोई बच्चा संगीत सीख रहा है तो उसमें संगीत में निपुणता कैसे हासिल कर सकता है, उसका व्यावसायिक पक्ष है, उसका कलात्मक पक्ष है। अगर कोई व्यक्ति पतंग की कहानी पढ़ रहा है, पतंग कैसे बनती है, अगर ये उसको पाठ्येतर में इस कार्यविधि में जानना चाहता है तो पतंग निर्माण भी एक कला है। मान लिया एक मोची के बारे में कहानी, जूता कैसे बनाता है, तो जूता बनाना एक कला है, व्यवसाय भी है। तो तमाम यानी करो और जानो। खाना बनाने के ऊपर कोई लेख है तो हर बच्चे को अब चाहिए कि खाना बनाना जाने, वो चाय बनाना जाने। तो खाना तो जीवन की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे वो जाने कि खिचड़ी में क्या होता है, दाल किस किस चीज़ की होती है, सब अन्न के बारे में जानता है। तो
इन कलाओं का विकास भी आप देखिए, बहुत सारे जो शेफ हैं औरतें नहीं हैं, पुरुष हैं, और वे जो खाना खिलाते हैं, तो होटल व्यवसाय तो खान पान पर ही आधारित है। तो खान पान की कला भी है और व्यवसाय भी है। तो जितने भी पार्ट हैं उनका एक व्यावसायिक एस्पेक्ट है। उस व्यावसायिक एस्पेक्ट में भी बच्चे सुदृढ़ हो सकें और कल को वे अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकें, बैंक के माध्यम से ऋण लेकर एक अच्छे व्यवसायी बन सकें। किसी भी क्षेत्र में, मान लिया मोटर मैकेनिक का क्षेत्र, आपने मोटर गाड़ी के बारे में, पहियों के आविष्कार के बारे में कहा, और पहियों की पूरी विकास यात्रा में जितनी तरह की गाड़ियां होती उसके बारे में बता दिया। तो ये सब जानकारियां गूगल पर भी हैं, लेकिन आप किस जानकारी को प्रसारित करना चाहती बच्चों के बीच में, जो केवल मनोरंजन के साधन न हो बल्कि उनके ज्ञान के क्षेत्र का भी विकास करें। कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है तो ये पाठ बहुत सहायक है, खेल के बारे में पढ़ना है तो कबड्डी वाला पाठ बहुत सहायक है, वाद्य यंत्रों के बारे में ये पाठ बहुत सहायक है। तो जब कोई प्रशासनिक क्षेत्र में आता है तो सभी तरह की चीज़ों में निष्णात होता है। किसी भी क्षेत्र में वो अधिकारी तैनात हो सकता है, उसकी भाषा आनी चाहिए, उसको व्यक्ति समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, उस देश की या उस प्रदेश की, उस प्रांत की, उस शहर की जो भी उसका ताना बाना है उसको परिचित होना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो आज के बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम इसलिए पढ़ें कि यह इसका पूरा भारतीयकरण है। इसमें सभी भारतीय भाषाओं के लेखकों की रचनाओं का समावेश है। भारत का समाज, भारत की संस्कृति, भारत का रहन सहन, भारत का भूगोल, भारत का मनोविज्ञान, सब कुछ इसमें समाहित है। और इसमें कहीं भी ज्ञान परंपरा के नाम पर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई निजंदरी कथा नहीं है, भूत प्रेत की कथा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो काल्पनिक है। जो विज्ञान सम्मत है उतना ही हमने ज्ञान परंपरा से लिया है। ज्ञान परंपरा में कुछ होगा, कुछ कहानियां कपोल कल्पित होती हैं, एक संसार लेखक का अपना होता है, जो होता नहीं है वो निर्मित करता है। आप अगर रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहानियां पढ़ें तो लगेगा कि यमन राजकुमारी के बारे में एक किस्सा पूरा कहा जा रहा है, वो कहीं भूगोल में नहीं है, कहीं इतिहास में नहीं है, लेखक की कल्पना की उपज है। तो कल्पना की ताकत को भी हम उन किस्से कहानियों को पढ़ें तो उस रूप में देखें, लेकिन उसमें भी कहीं अंधविश्वास का इसका परिवर्तन ना हो। तो एक अच्छी कहानी हमें रोमांच पैदा करे, लेकिन किसी के प्रति घृणा करना न सिखाए, किसी के प्रति भेदभाव न सिखाए, संकीर्णता न सिखाए। आज समाज में राजनीति बहुत सारा काम करती है, लेकिन साहित्य और संस्कृति उसको परिमार्जित करती है ना? हाँ सर, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को एक बार ज़रूर पढ़ाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या खास है और किस तरीके से आपके बच्चे अच्छी तरीके से हिंदी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद सर, समय देने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही आवश्यक वार्ता और भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के बारे में, जैसा कि बहुत सारे लोगों को धारणाएं होती हैं जी। आपकी बातचीत से मुझे भी लगा कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मुझे कहनी चाहिए। भारतीय शिक्षा बोर्ड की इसी खूबसूरती के कारण मुझे इससे जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पर बाबा रामदेव की अपनी बड़ी सुनिश्चित भूमिका है, उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला है। और जिसकी अवधारणा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर NP सिंह जैसे लोग जुड़े हैं, और जिससे कि ये पाठ्यक्रम बहुत रोचक और बहुत ही आकर्षक बन पड़े हैं। शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद।